बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में ना हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर दी है। थैंक्स फॉर दैट कि बहुत से जो है ना जिन लोगों ने देखी उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। नोट्स की फॉर्म में मैंने लिख के बताया। नो डाउट टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन कंसेप्ट के कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा ना। ठीक है, अच्छा अब जो है ना हम यहाँ पे फार्माकोडायनामिक्स को डिस्कस करने लगे हैं, जल्दी से करेंगे। ठीक है, और इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना वो सारी की सारी हमने यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में बना के ना लिख देनी है। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स में क्या था, मैंने बताया था स्पेसिफिक साइड ऑफ, मतलब जो डी आ रहा है ना, मतलब ड्रग जो बॉडी के साथ करती है ना, उसको हम सारे को कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो अब इसके अंदर रिसेप्टर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा ड्रग रिसेप्टर। रिसेप्टर बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास स्पेसिफिक साइट्स हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं लेट मी फोकस इट यार। ओके, अब ठीक है। रिसेप्टर्स क्या है हमारे पास, ये आप बताएंगे। स्पेसिफिक साइट्स ऑफ ड्रग बाइंडिंग इन सेल। सही है, किसी भी सेल के अंदर ड्रग की बाइंडिंग के लिए जो एक मखसूस उनका प्लाट है, कोई उनकी जगह है। ठीक है, या फिर वो उनके सेल के अंदर हो सकती है, या फिर ऑन दी सरफेस आप कह सकते हैं, या ऑन सेल सरफेस के ऊपर, विच मीडिएट्स एक्शन ऑफ ड्रग। अब हमारे पास एक्शन ऑफ ड्रग इससे मीडिएट हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट इज़ ड्रग रिसेप्टर्स की जो है ना हमने बतानी है, कौन कौन से ड्रग रिसेप्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो मैंने इसको ना बुक के मुताबिक जो है ना वो क्लासीफाई करूँगा। ठीक है, 4 हमने क्लासीफिकेशन का अंदर आपने लिख देना है। अगर ड्रग रिसेप्टर की एग्जाम्पल है आपने इस तरह लिख देनी है। सही है, यूँ सबसे पहले आएगा रेगुलेटरी प्रोटीन। नंबर 2 पे आ जाएगा एंजाइम्स। नंबर 3 पे आएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और नंबर 4 पे आएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये है रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सिंपल है। अब एक जो हमारे पास जितनी भी रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कौन कौन सी मतलब कि मैं एग्जांपल लिखूँ ना, रेगुलेटरी प्रोटीन जो ड्रग रिसेप्टर्स के लिए, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन। सही है, न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन, उन्होंने आके लगना होता है रेगुलेटरी प्रोटीन पर, रेगुलेट करवा देना होना होता है। जब एंजाइम के अंदर आप कहेंगे डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये इंजाइमेटिक ड्रग रिसेप्टर की एक आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर वही पता है हमें, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, ट्यूबुलिन। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि रेगुलेटरी, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोटीन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेप्टर की रेगुलेशन। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो 2 तरह से रेगुलेट होते हैं। एक होता है डाउन रेगुलेशन, ठीक है, एक हमारे पास होती है अप रेगुलेशन। दोनों में क्या फ़र्क है आपने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया होगा बायोकेम के अंदर। रिसेप्टर बिकम डिसेंसिटाइज्ड और डिक्रीज इन नंबर व्हेन एक्सपोज टू एंटागोनिस्ट रिपीटेडली। मतलब उनकी जो है ना वो बार बार उनको एंटागोनिस्ट मिले ना तो वो अपना नंबर ही डिक्रीज़ कर लेते हैं, या फिर वो अपनी सेंसिटिविटी को लूज़ कर देते हैं। ऐसे रिसेप्टर को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर। मैं अगर लिख दूँ रिसेप्टर्स जो कि डिसेंसिटाइज्ड हो जाएं या और डिक्रीज्ड इन नंबर। सही है, डिक्रीज्ड इन नंबर, ऐसे रिसेप्टर को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। जबकि अप रेगुलेशन क्या है, जो कि सुपर सेंसिटिव हो जाएं। रिसेप्टर्स बिकम सुपर सेंसिटिव टू एगोनिस्ट। जब उनको एगोनिस्ट मिलता है ना, ठीक है, तो वो सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। थ्रो सिंथेसिस ऑफ एडिशनल रिसेप्टर्स, थ्रो synthesis of
एडिशनल रिसेप्टर्स, नए रिसेप्टर हमारे पास अब बन चुके हैं। ऑन क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट हो गया, आप ये भी कह सकते हैं ऑन क्रोनिक एड ओ माय गॉड ऑन क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट। हम एंटागोनिस्ट देते भी रहे ना, फिर भी इनकी जो है ना वो नंबर और ये सुपर सेंसिटिव हो जाएंगे या फिर ये अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। तो ये सारे के सारे होते हैं अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन। अभी जो है ना वो मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, कपलिंग का एक कंसेप्ट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपलिंग बेसिकली है क्या? ट्रांसडक्शन प्रोसेस है बेसिकली बिटवीन ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर एंड ड्रग रिस्पॉन्स। जो भी है ना ऑक्यूपेंसी, कितने ऑक्यूपाई हो गए हैं और कितना उनकी फिर एक्शन हुआ है ड्रग का, उनके दरमियान एक ट्रांसडक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्यूपेंसी एंड ड्रग रिस्पॉन्स, ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर्स एंड ड्रग रिस्पॉन्स के दरमियान जो होता है ना, एक तरह का आप कह लें ये है ट्रांसडक्शनल प्रोसेस है। मतलब इन सिंपल मैं कहूँ ना तो ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं इनके ऊपर जितनी ड्रग लगी है और इन ड्रग का एक्शन जो होता है इनके दरमियान एक ट्रांसडक्शन जो है ना, मैं उसको हम कहते हैं कपलिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना। ठीक है, जो है ना मैं आपको चार्ट की फॉर्म में बताता हूँ किस किस मैकेनिज्म के ज़रिए जो है ना वो ड्रग्स अपना एक्शन परफॉर्म करती है। चले हम चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, सही है, मैं ब्लैक मार्कर से मैं बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजीएस्ट वे में हम बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये लो नंबर 1 पे फिज़िकल एक्शन, फिज़िकल एक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा केमिकल एक्शन। नंबर 3 पे आएगा एक्शन थ्रू एंजाइम्स। मतलब एंजाइम के ज़रिए जो भी एक्शन हो रहा है ना, फिज़िकल एक्शन, केमिकल एक्शन और एक्शन थ्रू एंजाइम्स। उसके बाद है एक्शन थ्रू रिसेप्टर्स। सही है, मतलब जो भी रिसेप्टर्स है ना वो जो एक्शन कर रहे हैं ना वो हो गया एक्शन थ्रू रिसेप्टर्स। एंजाइम है रिसेप्टर, केमिकल और फिज़िकल। अब जो हमारा है एक्शन थ्रू एंजाइम्स, इसको आप बुक के अंदर देखेंगे तो हमने फिर मज़ीद 2 कैटेगराइज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। सही है, वो एक आता है इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 और एक है इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम। एंजाइम था ना वही लीवर के अंदर, तो आप कह लें पहले इंडक्शन ऑफ P450 और दूसरे नंबर पे आप कह लें इनहिबिशन ऑफ P450। ये 2 हो गया। अब जो है ना एक्शन थ्रू रिसेप्टर, अच्छा जो इनहिबिशन है ना इसको फिर हमने 2 मज़ीद में डिवाइड कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम। जो इनहिबिशन है ना वो 2 तरह की होती है, आपको एक मिलेगा कम्पिटिटिव और एक होगा हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव। ओके हो गया। अब अगर मैं कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव की एग्जांपल एंड पे हम डिस्कस करते हैं, पहले एक्शन थ्रो रिसेप्टर्स को हम देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रो रिसेप्टर, ये अलग से सवाल है या फिर ये आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अगर तो आज एक्शन थ्रो रिसेप्टर्स तो आपने इसको जो है ना यूँ नीचे ले आना, ठीक है, और इसको मज़ीद हम कैटेगराइज कर सकते हैं। रिसेप्टर के ज़रिए कौन कौन से हैं, वेरियस मेथड हैं। अब मैं बता देता हूँ। वाया इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, हमें पता है जो सेल के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स जितने भी होंगे ना, वाया इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स नंबर 1। दूसरा है वाया निकोटीनिक चैनल, मतलब निकोटीन के लिए स्पेशली चैनल होते हैं ना, निकोटीनिक चैनल्स। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा वाया रिसेप्टर प्रोटीन। नंबर 4 पे आएगा वाया सेकेंड मैसेंजर जी प्रोटीन।
परेशान नहीं होना, ये आपने सारे बायोकेम के अंदर पड़े हुए हैं। वाया सेकंड मैसेंजर जी प्रोटीन ले जी, 1 2 3 और 4 जो है ना वो एक्शन जो है ना रिसेप्टर्स के थ्रू हो सकते हैं। अब इनको मज़ीद अगर हम कैटेगराइज करें ना, जो रिसेप्टर प्रोटीन है ये वाली, ठीक है, जो एक्शन थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन के अंदर, इसके अंदर फिर हमारे पास आ जाते हैं 3 और मज़ीद कैटेगरीज में अंदर जो बुक के अंदर डिवाइड किया गया। मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सही है। इसको आपने मज़ीद 3 के अंदर डिवाइड कर दिया है। देखिए इस तरह चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे, एग्जामिनर ने यूँ दूर से ही देखना है और कड़क करके टिक लगा देना अगर आपने ठीक लिखा होगा तो। टायरोसिन काइनेज पहला है, टायरोसिन काइनेज। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारे पास सेरीन काइनेज, और नंबर 3 पे आ जाएगा ग्विनाइल साइक्लेज। ग्विनाइल साइक्लेज, हाँ आई थिंक ये स्पेलिंग थे GUNYLYL, हाँ ठीक है। ग्विनाइल साइक्लेज, सेरीन साइक्लेज और टायरोसिन काइनेज, ये 3 जो है ना वो रिसेप्टर प्रोटीन की कैटेगरीज के अंदर फर्दर हमने डिवाइड किया। जबकि जो सेकंड मैसेंजर है ना, ये भी आपने बायोकेम के अंदर पढ़ा, साइक्लिक EMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम हो गया और आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। तो मैं वो नहीं को लिख रहा हूँ, सेकंड जो भी मैसेंजर है ना इसको भी मैं चलें ब्लू मार्कर से लेके आता हूँ ताकि आपको ठीक तरह से पता चल सके। ये मज़ा आया कि नहीं आया बताना, ठीक है। 4 कैटेगरीज में साइक्लिक AMP, नंबर 2 पे कैल्शियम आइन, नंबर 3 पे आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, नंबर 4 पे साइक्लिक GMP। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर जो था ना वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर वाली, रिसेप्टर वाली 3, सेकंड मैसेंजर वाली 4, एक्शन थ्रू एंजाइम वाली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब जहाँ पे है ना इसकी एग्जांपल की बात आती है, वो पूछी जाती है कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव की जो है ना वो एग्जांपल्स हमारे पास पूछी जाती हैं। एक हमारे पास होता है साइकोस्टिग्मिन हो गया, PHYS साइकोस, स्टिग्मिन के क्या स्पेलिंग थे, STIGMIN। एक हमारे पास आएगा P से, एक फिर आएगा नियोस्टिग्मिन, ठीक है, जो compete करती है किसके साथ, मतलब ये दोनों जो है ना वो compete करती हैं एसिटाइल को ACS है ना, फारकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। इन दोनों ने compete किसके साथ, कम्पिटिटिव में तो इन्होंने compete करना है एसिटाइल कोलिन के साथ, फार कोलिन एस्ट्रेज। एक बात आपने ये याद रखनी है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ जगह कम थी इस वजह से यहीं पे लिख रहा हूँ। साइकोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन जो है ना वो एसिटाइल कोलिन के साथ compete करती है फार कोलिन एस्ट्रेज के साथ। जबकि जो नॉन कम्पिटिटिव है ना वो एसिटाइलोमाइड जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए एक आ जाती है। मतलब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ACETAZO, एसिटोजरमाइड जो होता है ना वो किसके लिए compete करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर। ये बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में खुद मैंने जो चार्ट बनाया वो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जो है ना ये compete करती है। ओके हो गया, नॉन कम्पिटिटिव के अंदर ये आ गया। अब जो है ना हमारे पास एक आता है वाया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होते हैं, ग्विनाइल साइक्लेज जो होते हैं ना, ग्विनाइल साइक्लेज वो किसके जो है ना वो वाया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर नाइट्रिक ऑक्साइड NO मैं लिख देता हूँ, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए जो है ना वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। बुक की भी लाइन है। जबकि और किसकी एग्जांपल रहेगी है, ऑलमोस्ट सब की होगी है, सही है। सेरीन टायरोसिन काइनेज, सेरीन काइनेज, ये इनका तो अपना ही नाम है। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा चार्ट जिसके अंदर हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म को सारे के सारे को डिस्कस किया, फिजिकल, केमिकल, एक्शन थ्रू एंजाइम, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और एक्शन थ्रू रिसेप्टर। रिसेप्टर पर वाया इंट्रासेलुलर, वाया निकोटिनिक चैनल, वाया रिसेप्टर प्रोटीन, वाया सेकंड मैसेंजर। रिसेप्टर में फिर जाता है टायरोसिन काइनेज, TK, SK और GC, ग्विनाइल साइक्लेज,
सेरीन काइनेज और टायरोसिन काइनेज। सेकंड मैसेंजर में IP3 साइक्लिक EMP, साइक्लिक GMP हो गया और कैल्शियम आयन हो गया। होप सो ये चार्ट आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये था हमारे पास सारे का सारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं जो आपके पता होना लाजमी है, क्योंकि ये वाइवा के अंदर पूछी जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है? ऐसी ड्रग जिसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है ना वो जब आए तो वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करे, ना कि रिसेप्टर को रोके, बल्कि वो रिसेप्टर को बूस्ट अप करे। तो ऐसी ड्रग को कहते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर को रोक ले उसको हमें एंटागोनिस्ट है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो आपने यूँ लिखना है, ड्रग जो प्रोड्यूस करेगी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स व्हेन इट कंबाइंस विद रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वो फेवर के अंदर जो जाएगी ना, ऐसी ड्रग एक्शन जो रिसेप्टर जैसा हो। आप कह रहे हैं रिसेप्टर जैसा जिसका एक्शन हो ना, इन शॉर्ट वर्ड रिसेप्टर जैसा एक्शन, इसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखो एग्जांपल में मैं पहले बता दूं, एसीटाइल कोलिन जो होता है ना, यहाँ पे इससे लिखते हैं, ठीक है। एसीटाइल कोलिन नंबर 1 पे आ जाएगी, नंबर 2 पे आ जाएगी एड्रीनालिन, दोनों ए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आइसोप्रोटेरिनोल जो कि बीटा रिसेप्टर के ऊपर होता है ना, ठीक है। तो ये इसकी 3 एग्जांपल आपने किसी सूरत नहीं भूलनी, सही हो गया। ये तो थी एगोनिस्ट की। अब आप अगर छोटी सी डायग्राम भी बना देंगे तो और मज़ीद हो जाएगा, मतलब यूँ करके एक रिसेप्टर बना देना, सही है। ऊपर से जो है ना वो ड्रग ले जाना और यहाँ पे जो है ना वो यहाँ लिख देना सेम एक्शन, तो इसको लिख देना एगोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट है तो यहाँ लिख देना अपोजिट एक्शन और फिर यहाँ एंटागोनिस्ट लिख देना। बस ये एक छोटी डायग्राम बनाने का आपको ये मार्क्स स्केचिंग में ट्रिक्स बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना एगोनिस्ट की एक ये भी होती है कि ड्रग की एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप कह लें कि उसको लिए एफिनिटी और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना वो उस ड्रग का ज़रूर होना चाहिए जिसने एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जाते एफिनिटी होती क्या है। अब ये बेसिकली आप कह लें टेंडेंसी है ड्रग की कि किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करे। एफिनिटी क्या है? कशिश है ना बेसिकली, तो आप कह लें टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू फॉर्म कॉम्बिनेशन विद रिसेप्टर्स। ये है रिसेप्टर के साथ जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसे हम कहते हैं एफिनिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है ना वो है एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी। दोनों के नाम आपको दिखने को मिलेंगे। देखें एफिकेसी या इंट्रिंसिक, इसको हम डिफ़ाइन करें ना, ये है किसी भी ड्रग की कैपेसिटी है, ये किस्म की। एफिकेसी क्या है? कैपेसिटी टू स्टिमुलेट फॉर अ गिवन रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ उस ड्रग की ऑक्यूपेंसी की जो है ना वो एक कैपेसिटी है जो कि मैक्सिमल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस मैक्सिमल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब हर चीज़ की एक मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ना, तो उसी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अगर जब हम अचीव कर लें तो उसे हम कहते हैं एफिकेसी, सही है। अब ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? उसकी कैपेसिटी है जो स्टिमुलेट करेगी ड्रग की ऑक्यूपेंसी को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनाब पार्शियल एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट तो पहले हमने सिंपल किया था, अब हम कहेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। ये क्या होता है? ये होता है सेम एक्ट करता है फुल एगोनिस्ट की तरह, लेकिन इसके अंदर रिड्यूस्ड होती है मैक्सिमल कैपेसिटी। मतलब आप कह लें कि सेम साइड उसी साइड के ऊपर एक्ट करता है जिसके ऊपर फुल एगोनिस्ट एक्ट करता है, लेकिन ये अपनी मैक्सिमम जो है ना एफिशिएंसी के ऊपर नहीं पहुंच सकता। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसके ऊपर अचीव कभी नहीं हो सकती, तो मतलब थोड़ी सी कम होती है मैक्सिमम से, इसलिए हम इसे कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट हो गया। लो आप यहाँ पे लिख भी दें, बल्कि लो
एफिकेसी, सही है। अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो लो एफिकेंसी, इसके अंदर फिर क्या होगा, जब लो एफिकेंसी होगी तो पोटेंसी डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसकी एफिकेसी लो होगी उसकी जो है ना वो पोटेंसी भी लो ही होगी, सही है। तो इस हिसाब से चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, ऐसी ड्रग जो रिड्यूस करे इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट को, ठीक है। मतलब जो एगोनिस्ट ने जो रिसेप्टर के साथ मिलकर काम किया था उसको अगर हमने इसके खिलाफ कोई काम करवाना है तो वो एंटागोनिस्ट लेके आएंगे। तो आप कह लें ड्रग दैट रिड्यूसेस या एबॉलिश इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, जो एगोनिस्ट की इफ़ेक्ट को ख़त्म करे। हमने एगोनिस्ट की क्या कही, एड्रीनालिन, एसिटाइलकोलिन, आइसो प्रोटानोल जो बीटा रिसेप्टर के ऊपर थे ना, तो उसके खिलाफ जो जो काम कर रही है ना उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। अब इसकी अगर एग्जांपल जो है ना, अब की एग्जांपल आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। वो होती है एट्रोफिन और प्रोप्रानोलोल, ठीक है। एपी से याद कर लें, एट्रोपिन और प्रोप्रानोलोल हो गया ना, ये इसकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटागोनिज्म क्या होता है। टू मच हेक्टिक यार। अच्छा, इसकी एंटागोनिस्ट की एक ये भी है कि इसके अंदर सिर्फ एफिनिटी होती है। मैंने यहाँ कहा था यहाँ पे एफिनिटी और इंट्रिंसिक फैक्टर एगोनिस्ट के अंदर दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके पास एफिनिटी होती है, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना वो नहीं होता एक एंटागोनिस्ट के पास। ये एक बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में लगी होती है, इस वजह से मैंने यहाँ बता दी। नेक्स्ट हमारे पास एंटागोनिज्म क्या है। एंटागोनिज्म क्या है कि अपोजिट करना। एंटा का मतलब क्या है, अपोजिट किसी चीज़ के। तो फेनोमिना ऑफ अपोजिंग एक्शन ऑफ द टू ड्रग ऑन सेम बायोलॉजिकल सिस्टम, फेनोमिना ऑफ अपोजिंग एक्शंस ऑफ two drugs on same biological system। मतलब एक ही बायोलॉजिकल सिस्टम पे एगोनिस्ट भी एक्ट कर रहा है, एंटागोनिस्ट भी एक्ट कर रहा है बैक वक्त, तो इसको हम कहेंगे एंटागोनिज्म। ये जो फिनोमिना होता है इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। तो गाइस ये था सिंपल सी जो है ना वो स्टडी जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। तो हमने जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया है ना, ठीक है, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, वो इसी से कोरिलेट करके ये डेफिनेशन हमने ड्राइव कर ली है, ठीक है। अब जो है ना वो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा एंटागोनिस्ट की जो है ना वो टाइप्स, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में ग्राफ के साथ देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा। तो फिर हमने जो है ना ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स रह गए, ये डिस्कस करके बाकी फिर हमने इसको फिनिश करना है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आज ही। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मे भी किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, वीडियो बनाने का मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।